नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि मैं आज की खबरों की लिस्ट आपके साथ शेयर करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि सत्य हिंदी का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा अगर आपने नहीं किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा की आज की लिस्ट से। हमारी पहली खबर है, आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। और अभी जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूं तो अभी भी जो मतों की गिनती है वो जारी है और काफी धीमा प्रोसेस है, क्योंकि इस बार बैलेट पेपर्स को कोरोना महामारी के चलते इस्तेमाल किया है। तो इससे जुड़े हुए जितने भी आंकड़े हैं और वो आप तक पहुंचाऊंगी। हमारी दूसरी खबर है, आपको ध्यान होगा कि जो नए कोरोना वायरस का जो एक स्ट्रेन यूनाइटेड किंगडम में पाया गया है उसको लेकर हड़कंप मच गया है और भारत समेत कई ऐसे देश हैं जिन्होंने यूके से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। अब जब ये पाया गया है कि भारत में 3 लोग ऐसे पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं जो कि यूके से आए हैं, तो उससे जुड़ी जो तमाम गतिविधियां हैं, क्या कुछ सरकार के लोगों ने कहा है और क्या एक्सपर्ट्स यहाँ के कह रहे हैं इस नए कोरोना वायरस स्ट्रेन के बारे में, उसको भी आपको बताएंगे। और तीसरी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है कि आज 27वां दिन है किसान आंदोलन का। क्या किसान कह रहे हैं और क्या सरकार कह रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। तो बात करते हैं आज जम्मू कश्मीर में होने वाले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए थे उसका परिणाम का दिन है आज। और अभी जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूं तो वोटों की गिनती जारी है। सुबह 9 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और काफी धीमी प्रक्रिया है क्योंकि इस बार बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया गया है। अब डीडीसी चुनाव कितने सीट्स पर लड़ा जा रहा है? 280 सीट्स हैं जिस पर 2181 उम्मीदवार हैं। और इस बार एक जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट दिख रहा है वो है बीजेपी बनाम गुपकार अलायंस का। अब गुपकार अलायंस में कौन कौन सी पार्टीज हैं? पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो ये तमाम पार्टीज हैं, इनको मिलाकर गुपकार अलायंस बनाया गया, जिसको हम कहते हैं पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, यानी कि PAGD। अब इस PAGD के अलायंस को अमित शाह ने और बीजेपी के कई लीडर्स ने ये कहा कि ये गुपकार गैंग है, ये एंटी नेशनल है, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने पलटवार भी किया कि साथ में चुनाव लड़ना कब से एंटी नेशनल हो गया। और बीजेपी चाहे जितने भी गठबंधन करती रहे, लेकिन अगर यूनाइटेड फ्रंट खड़ा हो जाता है तो वो एंटी नेशनल बन जाता है। तो एक तरीके का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट इस बार देखा जा रहा है बीजेपी बनाम गुपकार अलायंस का। अब जो रुझान इस समय आप आ रहे हैं उनको आपसे शेयर करना चाहूंगी। अभी जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूं तब तक के जो ताजा आंकड़े, और जो ताजा आंकड़े भी नहीं, मैं रुझान बोलूंगी कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें गुपकार अलायंस आगे चल रहा है 67 सीटों में से। 280 सीटों में से 67 सीटों पर गुपकार अलायंस आगे चल रहा है। निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, जहां पर उनकी बढ़त 28 सीटों पर है। बीजेपी तीसरे नंबर पर है। जम्मू के 53 डिविजन्स में बीजेपी इस समय आगे चल रही है। और बीजेपी के लिए जो सबसे अच्छी बात है कि उसने श्रीनगर में 1 सीट से खाता खोला है और 1 सीट पर उसने जीत भी हासिल की है, जो ये इलाका है तुलेल का, वो बांदीपुरा में आता है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वैली में यानी कि घाटी में बीजेपी की प्रेजेंस बिल्कुल जीरो थी और बीजेपी ने इस बार श्रीनगर में और तुलेल दोनों जगह पर एक खाता खोला है। तो ये एक बड़ी बढ़त है बीजेपी के लिए, एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर अलग अलग हिस्सों की हम बात करें, जैसे कि जो दक्षिण कश्मीर है, वहां पर अलायंस, जो गुपकार अलायंस है, वो स्वीप कर रहा है, जिसमें कि 49 सीट्स हैं, यानी कि 49 सीटों पर गुपकार अलायंस आगे चल रहा है। निर्दलीय जो कैंडिडेट्स हैं वो 10 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। उसी तरीके से जो उत्तर कश्मीर का इलाका है वहां पर मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो गुपकार अलायंस है उसको 13 सीटें आउट ऑफ 34 सीट्स मिली हैं। निर्दलीय कैंडिडेट्स उत्तर कश्मीर में 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी 2 सीट्स पर आगे चल रही है। और आपको एक बात और बता दें कि जो पुलवामा से जो पीडीपी के जो यूथ लीडर थे जिनका नाम था वहीद पारा,
उन्होंने जीत हासिल कर दी है। और वहीद पारा का मैं एग्जाम्पल यहां पर इसलिए दे रही हूं क्योंकि वहीद पारा वो कैंडिडेट थे जिनको कस्टडी में एनआईए ने रखा था, ये कहते हुए कि इनके लिंक्स हैं मिलिटेंट से। तो आज वहीद पारा की जीत एक बड़ी जीत पीडीपी की मानी जा रही है, जिसको लेकर आज महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ द मोमेंट व्हेन वहीद पारा हैज वन द पोल्स टुडे। तो अब ये जो पूरे चुनाव का जो सिग्निफिकेंस है, जो पूरा ये डिबेट चल रहा था कि ये बीजेपी ने गलत किया धारा 370 हटा के, और धारा 370 हटाए जाने के बाद तमाम लीडर्स को डिटेंशन में डाला गया, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो। तो इन सारे लीडर्स को राजनीतिक हिरासत में डाल दिया। महबूबा मुफ्ती को तो अभी हाल में ही छोड़ा है और मार्च में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया था। लेकिन इस अलायंस को बनाया जब गया, गुपकर अलायंस को, तो इनका एक अंदेशा था, एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली जो स्थिति कश्मीर में है उसको बहाल करना है। जो गुपकर अलायंस का ऑब्जेक्टिव है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, वो खत्म हो गई है धारा 370 को हटाने के बाद, तो उसको बहाल करना है। अब गुपकर अलायंस का एक जो बड़ी जो बढ़त इस समय दिख रही है और काफी कुछ पिक्चर क्लियर है। ऐसा लग रहा है कि गुपकर अलायंस की ही जीत होगी इन 280 सीटों में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 67 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, तो ये आंकड़ा धीरे धीरे भी बढ़ेगा। लेकिन जो ट्रेंड है वो लगभग क्लियर है कि गुपकर अलायंस जीत रहा है। उसके बाद निर्दलीय कैंडिडेट्स वो सेकंड नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर बीजेपी है। तो आप सोच सकते हैं कि एक भारी संख्या में लोगों ने गुपकर अलायंस को अपना वोट दिया है, यानी कि जो सेंटिमेंट्स है लोगों के वो इन सारी पार्टीज के साथ हैं जो कि गुपकर अलायंस का हिस्सा हैं। जो पार्टीज ये कहती हैं कि नहीं, जो धारा 370 को हटाया गया वो गलत था। लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि बीजेपी ने विकास यात्रा जम्मू कश्मीर में शुरू की है और इसको लेकर उन्होंने अमेंडमेंट्स भी किए थे पंचायती राज एक्ट में, जिसके जरिए ये डीडीसी का जो चुनाव हुआ है, तो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि चुना जाएगा चुनावी प्रक्रिया से। तो इसके जरिए जो पूरी विकास की यात्रा है वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में बीजेपी लेकर जाएगी, ये उनका मानना है। लेकिन फिलहाल जो अभी तक के जो रुझान नजर आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि लोगों ने अपना मत गुपकर अलायंस को दिया है। तो आज अगर अमित शाह बार बार ये कहते थे कि ये जो पूरा जो गुपकर अलायंस है, जिसको गुपकर गैंग बताते थे, कि ये लोग चाहते हैं गुपकर गैंग, अगर आपको अमित शाह की बात याद हो तो उन्होंने कहा था गुपकर अलायंस ग्लोबल हो गया है और ये जम्मू कश्मीर में पहले वाली उथल पुथल लाने की कोशिश कर रहा है। साथ में उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने ये कहा था, उमर अब्दुल्ला ने और महबूबा मुफ्ती ने जब साथ में ये कहा था कि जब चुनाव एक साथ लड़ना कब से एंटी नेशनल हो गया। तो ये सारे सवाल इन लोगों ने खड़े किए थे। लेकिन इसके बावजूद आज ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली कश्मीर की जो जनता है वो गुपकर अलायंस के साथ है। तो जो एक कहते बार बार ये कहा जा रहा था कि जो डीडीसी का चुनाव है वो एक तरीके से रेफरेंडम है आर्टिकल 370 पर, उसको हटाए जाने पर, तो कहीं ना कहीं आज ये चीज क्लियर हो जाती है। आपको ध्यान होगा जब पिछले साल धारा 370 हटाई गई तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक शादीशुदा लड़की के गले से एक मंगलसूत्र को उतारा जाए। तो वो चीज आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सही साबित होती हुई दिख रही है। आज भी लोगों को लगता है वहां पर कि जो धारा 370 हटाई गई है वो ठीक नहीं है और वो कश्मीर के लोगों की उम्मीदों से अलग है। तो डीडीसी का चुनाव इस बात को क्लियर करता है। लेकिन साथ में जो बीजेपी ने 53 डिविजन्स में जो बढ़त बनाई है, श्रीनगर में खाता खोला है, वो भी एक तरीके का पॉलिटिकल इंडिकेशन है, जिसको शाहनवाज हुसैन जैसे नेता ने कहा भी है कि बीजेपी की जो विकास यात्रा है उसके भी टेकर्स हैं और देखिए लोगों ने बीजेपी की विकास यात्रा के लिए वोट डाला है। तो अब ये कहीं ना कहीं जो पूरी बात निकल कर आ रही थी कि गुपकर अलायंस को लोग वोट करेंगे या नहीं करेंगे, तो भारी संख्या में लोगों ने निकलकर उनको वोट दिया है। तो ये अपने आप में एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो बन रहा है जम्मू कश्मीर में। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं नए कोरोना वायरस के जो स्ट्रेन से हड़कंप मचा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम में ये जो नया म्यूटेटेड वायरस सामने आया है, जिसका हम नंबर कहते हैं इट्स B.1.1.7,
B117 नाम से जो ये एक नया म्यूटेटेड वायरस है, इसको कहा जा रहा है कि 70% ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और ये जो आंकड़ा है 70% का, ये मॉडल्स पर बेस्ड है, लैब एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड नहीं है, यानी कि अभी भी इस पर रिसर्चेस होनी बाकी है। और जितने भी यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश है जो कि जीनोम एक्सपेरिमेंट्स में और उसमें काफी आगे माना जाता है, काफी अव्वल माना जाता है। तो उम्मीद है कि जो वहां के रिसर्चर्स हैं वो उस पर काफी रिसर्च करेंगे और बताएंगे कि जो वैक्सीन लग रही है, यूके पहला विश्व का देश था जहां पर वैक्सीनेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और ऐसे में अब एक नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन की जो खबर है उससे काफी वहां पर एंजाइटी फैल गई है। जो एक अनलॉक की स्थिति क्रिसमस में पहले सैंक्शन की थी बोरिस जॉनसन ने, अब वो पूरा जो देश है, खासकर जो दक्षिण पूर्वी जो लंदन का इलाका है और इंग्लैंड का इलाका है, वहां पर फिर से सैंक्शंस को इम्पोज किया गया है, लॉकडाउन को इम्पोज किया गया है, क्रिसमस गैदरिंग्स पर रोक लगाई गई है। अब आपको बता दें कि कल नीतिगत तरीके से भारत ने, और उन तमाम देश हैं, बहुत सारे देश हैं भारत को मिलाकर, जिन्होंने यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। और ये जो बैन है भारत ने वो 31 दिसंबर तक यूके से आने वाली फ्लाइट्स का किया है, यानी, और ये जो रोक थी वो आज से शुरू होनी थी रात को। तो यानी कि अब जो यूके की फ्लाइट से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, आज उनमें ये खबर आ रही है कि 3 लोग वहां के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि यूके से आने वाले 3 लोग जो भारत में हैं वो 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब भारत ने इस बीच आज नीति आयोग के जो डॉक्टर वीके पॉल हैं, जो बड़ी कोरोना वायरस कमेटी के सदस्य भी हैं, हेड भी हैं, उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि हमें भारत में इस स्ट्रेन की मौजूदगी नहीं मिली है, हमें इसलिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और एक बात जो उन्होंने और कही थी कि ये जो नया स्ट्रेन है, इट इज नॉट अफेक्टिंग द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज एंड द केस फेटालिटी इज नॉट अफेक्टेड, यानी कि जो बहुत ज्यादा डेथ्स की उम्मीद इस कोरोना वायरस के स्ट्रेन से नहीं है, ऐसा डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है। साथ में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कुछ एसओपीज भी जारी किए हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत। जो यूके के जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी आरटीपीसीआर टेस्ट है, उसके बाद उन्हें आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। और ये तमाम खबरें तब आ रही हैं जब आज भारत ने एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। पिछले 6 महीने में सबसे कम आज कोरोना वायरस के केसेस आज रजिस्टर हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 19,556 केसेस रजिस्टर हुए हैं, विच इज द लोएस्ट इन द लास्ट 6 मंथ्स। तो एक कहीं ना कहीं एंग्जाइटी लोगों के मन में जरूर है, और बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि जो ये वैक्सीन आ रही है मार्केट में, क्या ये इफेक्टिव रहेंगी इस नए स्ट्रेन के तहत। तो आज जो बायोटेक के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, वो कॉन्फिडेंट है कि जो उनकी वैक्सीन है वो इस नए स्ट्रेन पर भी काम करेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी रिसर्चेस अभी होनी है इसको लेकर, और जो ये म्यूटेशंस है वायरस में, म्यूटेशंस नई बात नहीं है, हर वायरस म्यूटेट करता है, यानी कि एक वायरस जब दूसरे वायरस से मिलता है और जब वो आगे रिप्रोड्यूस करता है तो वो एग्जैक्टली उसका रेप्लिका नहीं होता है, उसमें कुछ कुछ नए स्ट्रेन्स आते हैं। कुछ नए स्ट्रेन्स बिल्कुल भी इफेक्टिव बॉडी पे नहीं होते, यानी कि उनसे कोई हार्म नहीं होता, कभी कभी उससे इन्फेक्शंस फैल जाते हैं। तो इसको लेकर जो रिसर्च होनी है वो अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल एक लोगों के मन में डर और भय का माहौल जरूर हो गया है, क्योंकि एक ऐसे समय में जब दुनिया में लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, और अब ये एक दूसरा एक डबल वैनी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि डबल वैनी हो गया लोगों के लिए कि अभी वैक्सीन तो आई नहीं है और अब दूसरा जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन है वो अपना कहर लोगों के ऊपर ढा रहा है। तो इस समय सिर्फ एहतियात बरतने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करें, सेल्फ डिसिप्लिन इस समय बहुत जरूरी है। और जैसा कि डॉक्टर वीके पॉल ने कहा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा है कि हम अलर्ट हैं, लेकिन हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में अभी ये स्ट्रेन नहीं पाया गया है। लेकिन हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आपने पिछले साल भी देखा था कि मार्च और अप्रैल के महीने में क्या हुआ था, जिस तरीके की स्क्रीनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिसके चलते ये पूरा जो इन्फेक्शन था वो फैला, और आज ये हालत है कि 1 करोड़ से ज्यादा केसेस कोरोना के भारत में पाए गए हैं। तो आप कभी भी कह नहीं सकते कि ये इन्फेक्शन किसको लगेगा, कब लगेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ।
अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज 27वां दिन है। 26 नवंबर को ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था और जिसके बाद कई दौर की बातचीत रही किसानों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में। किसानों की एक ही डिमांड थी कि ये जो तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए, लेकिन जो भारत की सरकार है वो ये कहती है कि नहीं, जो भी शंकाएं हैं, जो डाउट्स हैं, उसको लेकर हम अमेंडमेंट्स लाने को तैयार हैं। इन किसानों का मानना है कि ये जो तीनों कृषि कानून है, इससे एमएसपी हट जाएगी, मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, कालाबाजारी बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर हम बात करें तो उससे जो छोटे और मझले किसान हैं उनको बहुत नुकसान होगा, इनकी जो जमीन है वो छिन सकती है कॉर्पोरेट लॉबी के हाथों। तो ये तमाम शंकाएं आज किसानों की बनी हुई हैं। 27वें दिन भी गतिरोध बना हुआ है। आपने देखा था कि 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले की बात है, अगर नरेंद्र तोमर ने एक ओपन लेटर लिखा था सारे किसानों को, तो आज उन्होंने फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब में आज उन्होंने एक मीडिया का संबोधन किया और जिसमें आज फिर से उन्होंने किसानों को कहा है कि हम खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और आप आए हमारे साथ, एक डेट आप तय करें और आप हमें बताएं। जिसको लेकर आज किसानों ने एक बैठक किया। उस बैठक से अभी क्या निकला है भी ये ज्यादा कुछ नहीं पता चल पाया है, लेकिन जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं और जो मीडिया इंटरैक्शंस में किसानों का यही कहना है कि बार बार जो ये सरकार की तरफ से पहल होती है कि नहीं आप आइए और हमसे बात करिए, तो बात करने के लिए कुछ नया है नहीं, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि उन अमेंडमेंट्स पर किसान मान जाए और तीनों कृषि कानून वैसे के वैसे ही बने रहे। लेकिन इस चीज के लिए किसान तैयार नहीं है। किसानों ने कहा है कि अगर इतने संशोधन के लिए सरकार इस समय तैयार है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पूरा कृषि कानून है उसका ढांचा है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसलिए अच्छा ये होगा कि इन तीनों कृषि कानून को निरस्त कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए और नए सिरे से इस कानून को लाया जाए, जिसको लेकर सरकार अभी कुछ भी नहीं बोल रही है। आज भी नरेंद्र सिंह तोमर से जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा था तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला उस पर कि वो कृषि कानून वापस लेंगे या नहीं लेंगे। तो कुल मिलाकर गतिरोध बना हुआ है। उधर अब वेकेशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की है वो अगले हफ्ते मिलेगी, तब वो एक समिति के गठन की, आपको ध्यान होगा कि बात हुई थी कि एक समिति हो, एक ऐसी जिसमें कि डॉक्टर पी साइना, डॉक्टर स्वामीनाथन जैसे लोग हों, पर्सन्स ऑफ एमिनेंस, जो कि एक रास्ता निकाल सके। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये समिति भी कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएगी, क्योंकि किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और उनका यही कहना है कि उनकी एक ही जिद है और वो ये है कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। अब सरकार इस चीज के लिए मानेगी या नहीं मानेगी, बहुत सारी चीजें हैं। कोई कह रहा है कि सरकार की ईगो का सवाल है, सरकार की नाक का सवाल है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं बल्कि कई रैलीज को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, हाथ जोड़कर तक कह दिया कि नहीं, हम आपका हित चाहते हैं और ये बीजेपी की सरकार है वो किसानों का हित चाहती है और आप समझिए इस चीज को कि कृषि कानून आपके फायदे में है, आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और आपको अगर ठीक नहीं लगे तो इन कृषि कानून को मत मानिए। लेकिन इन तमाम आश्वासन के बावजूद किसान कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये गतिरोध इस पर बना हुआ है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। और आज के एजेंडा की 3 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और बताइएगा आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा। और चलते चलते आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।